जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी वर्द विद कंप्यूटर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूं साइंस का एक और लेक्चर, जिसमें आज हम भौतिक विज्ञान के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम न्यूटन के गति के नियम को, जो तीनों नियम हैं, उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। गति विषयक नियमों की जानकारी सर्वप्रथम न्यूटन आइजैक न्यूटन, जिनका पूरा नाम था, 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक मैथमेटिशिया प्रिंसिपिया के प्रतिपादन के दौरान किया था, जिसकी संख्या उन्होंने 3 बताई थी। दोस्तों, जिन्हें न्यूटन के गति विषयक नियम के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, बिना देर किए हुए आगे चलते हैं पहले नियम की ओर। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी और वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य ना लगाया जाए, वर्तमान अवस्था में जब तक उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। ऐसे इसे हम गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट लॉ है उसे हम गैलीलियो के नियम के नाम से भी जानते हैं। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को वे स्वतः बिना बाह्य बल लगाए अपनी विरामावस्था गति की अवस्था में नहीं बदल सकती। इसे हम जड़त्व कहते हैं। इसी कारण से इसे जड़त्व, गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी, न्यूटन फर्स्ट लॉ को दोस्तों ये नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। दोस्तों, ये पूछा जाता है। बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं। दोस्तों, इस प्रकार बल वह बाह्यकारक है, एक देखिए ये बल की परिभाषा के रूप में दिया हुआ है। बल वह बाह्यकारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गतिशील अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, उसे हम बल के रूप में जानते हैं, फोर्स के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं हम बिना देर किए हुए। कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ठहरी हुई मोटर व रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। देखिए, मोटर या रेलगाड़ी, देखिए क्या होता है, यात्री के शरीर का निचला भाग गाड़ी के संपर्क में रहता है। जैसे आप ट्रेन में या फिर बस में बैठे हुए हैं तो जब गाड़ी चल रही होती है या फिर जब गाड़ी रुकी हुई होती है तो आप विरामावस्था में होते हैं, लेकिन जैसे गाड़ी चल पड़ती है तो आप क्या करते हैं, आपका जो निचला भाग है गाड़ी के संपर्क में है, निचला भाग है वो गाड़ी के संपर्क में है, वह गाड़ी के साथ या रेलगाड़ी के साथ मूव कर जाता है, लेकिन जो ऊपरी भाग है दोस्तों आपका, वह विरामावस्था में बना रहता है। इसलिए रेलगाड़ी या मोटर के अचानक चल पाने से जो विरामावस्था में उसका शरीर है वह ऊपरी भाग विरामावस्था में बना रहता है और वह झटके के कारण वह नीचे गिर जाता है। दोस्तों, अचानक चलने के कारण वह झटका खाता है और गिर जाता है। अतः चलती गाड़ी में चढ़ने से पहले यात्री को कुछ दूर दौड़ना चाहिए। दोस्तों, अब हम ये, जब तक गाड़ी रुकी हुई, अगर गाड़ी में कोई व्यक्ति चढ़ रहा है तो अगर कोई वस्तु जो पर्सन है वह दौड़ते हुए गाड़ी में चढ़ता है तो उसे अचानक चलती हुई गाड़ी में अचानक नहीं चढ़ जाना चाहिए, उसको गाड़ी के डायरेक्शन में पहले दौड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वह अचानक चढ़ जाएगा तो जो उसका निचला शरीर है या निचला भाग है वह गाड़ी की गति के संपर्क में तो आ जाएगा, जो गाड़ी है उसके संपर्क में आ जाएगा, ऊपरी भाग स्थिर रहेगा जिससे वह गिर सकता है। दोस्तों, इसलिए उसको इससे बचने के लिए जो गाड़ी जा रही है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में दौड़ करके उस गाड़ी में या रेलगाड़ी में चढ़ना चाहिए। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। चलते हुए कार या गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। मोटर कार के रुकने पर उसके फर्श तथा उस पर टिके यात्रियों के पैर तुरंत ठहर जाते हैं, परंतु जो ऊपरी भाग है, शेष भाग होता है, जड़त्व के कारण अभी गतिशील बना हुआ है। मतलब कि वह जो ऊपरी भाग है उसका वह गतिशील बना हुआ है, इसलिए यात्री आगे की ओर झुक जाता है। यही कारण है कि तेज दौड़ता हुआ घोड़ा जब अचानक रुक जाता है, जब जैसे कि कोई घोड़सवार घोड़े में बैठकर घोड़े के साथ दौड़ रहा है, घोड़े में बैठा घोड़ा दौड़ रहा है, तो अगर घोड़ा अचानक रुक जाता है तो जो घोड़सवार होता है, तो अगर वो असावधानी के रूप में बैठा हुआ है तो अचानक रुक जाने के कारण वह गिर सकता है या आगे की ओर झुक जाता है। दोस्तों,
इसी प्रकार जब कोई यात्री जल्दी से चलती हुई गाड़ी से उतरता है तो आगे की ओर गिर पड़ता है, और यह इसलिए होता है क्योंकि उसका जो शरीर है, उसके पैर पृथ्वी पे पड़ते ही, पृथ्वी के जैसे ही पृथ्वी पे पड़ते हैं तो उसका जो निचला भाग है वो पृथ्वी के व्यायामावस्था में है, उसका जो रोड है उसके संपर्क में आया था। लेकिन जो ऊपरी भाग होता है दोस्तों, वह जड़त्व के नियम के अनुसार वह गतिशील अवस्था में है, तो इसके कारण वह रुकने का विरोध करता है, और जिसके कारण वह असंतुलन बन जाता है और हमारा शरीर हम आगे की ओर गिर जाते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं बिना देर किए हुए अगले नियम की ओर। न्यूटन के गति के दूसरे नियम की बात करते हैं। दोस्तों किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर पर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुकमानुपाती होता है। दोस्तों क्या कह रहा है, संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु के आरोपित बल के अनुकमानुपाती होता तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। दोस्तों अर्थात जो संवेग परिवर्तन होगा वह बल की ही दिशा में होता है। दोस्तों अब हम इसके पहले जान लेते हैं संवेग क्या होता है। संवेग वस्तु के द्रव्यमान व उसके वेग का गुणनफल होता है। दोस्तों अर्थात हम कह सकते हैं जो संवेग होता है दोस्तों, अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। दोस्तों वेग अर्थात m इंटू वी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों m इंटू वी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों और इसके आगे चलते इस नियम को अन्य रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान F तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस बल की दिशा में उत्पन्न, जो बल की दिशा में, जैसे ये बल है, ये बल इस डायरेक्शन में, इसी दिशा में उत्पन्न जो त्वरण होगा, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को दोस्तों त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग के परिवर्तन में वेग में जो परिवर्तन होता है तो उसे हम त्वरण कहते हैं। दोस्तों तो अर्थात द्रव्यमान एक किसी पिंड पे जिस तरफ फोर्स लगा है उस फोर्स की तरफ जो त्वरण उत्पन्न होगा, उन दोनों के गुणनफल को दोस्तों हम क्या कहते हैं, बल के रूप में F इंटू ए के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन होगी, इसी प्रकार F शून्य हो तो तभी शून्य होगा जब a बराबर शून्य हो। m शून्य नहीं होगा किसी कंडीशन पे। दोस्तों अगर वहाँ पे फोर्स लगा है तो कुछ ना कुछ m की वैल्यू होगी, अर्थात यदि वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात कोई वस्तु m द्रव्यमान की है और उस पर हम कोई बल ना लगाएं तो उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। अगर जब त्वरण उत्पन्न नहीं होगा तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो यह नियत वेग से वह वस्तु अगर व्यायामावस्था में तो व्यायामावस्था में बनी रहेगी, और अगर गतिशील अवस्था में है दोस्तों तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें इसके जो मोशन है या फिर उसको जो स्टेबिलिटी है या रुकी है वही अवस्था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वह यह नियम किसको इंडिकेट करता है दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम को या गैलीलियो के प्रथम नियम को या जड़त्व के प्रथम नियम को, जड़त्व के नियम को इंडिकेट करता है। दोस्तों याद कीजिए मैंने प्रथम नियम भी बताया था दोस्तों पीछे। इसको हम ये जो नियम है नियत वेग, जो दूसरा नियम है, जो पहला नियम है, ये कहीं ना कहीं दूसरे नियम का एक अंग के रूप में दोस्तों है। हम चलते हैं बिना देर किए हुए दोस्तों आगे चलते हैं। बल का एक अन्य मात्रक किलो भार होता है। दोस्तों एक अन्य मात्रक जो होता है किलो भार होता है, और वैसे जो बल का मात्रक होगा क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों, किलोग्राम ग्राम या फिर ग्राम ग्राम। दोस्तों आप बताएंगे, इसे हम निकाल लेते हैं। द्रव्यमान को m हुआ और मीटर पर सेकेंड होता है किसका, आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, आपका त्वरण का। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों आगे चलते हैं हम दोस्तों बिना देर किए हुए, वो सिचुएशन के हिसाब से उसका किलोग्राम ग्राम में चेंज होता रहता है। दोस्तों किसी समीकरण में ये हमने न्यूटन का जो कल सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे इस बल को गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं।
गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं 1 किलोग्राम उस बल के बराबर है जो 1 किलोग्राम वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया जाता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार गुरुत्वीय बल बराबर द्रव्यमान। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार ये जो यहाँ पे कंडीशन है, ये जो बातें कही हैं दोस्तों, आगे जब हम अभी आपको शायद ना समझ में आए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएंगे, वहाँ पे मैं समझाऊंगा दोस्तों डिटेल में। अभी हम बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। ये जो पोर्शन है, गुरुत्वीय बल बराबर द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण होता है दोस्तों, ये न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार। आगे चलते हैं दोस्तों अब हम न्यूटन के तृतीय नियम की बात करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु में कोई बल लगा रहे हैं तो वह वस्तु भी हमारी तरफ उतने ही फोर्स से बल लगाती है। यह न्यूटन का तृतीय नियम है दोस्तों, कि इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ दोस्तों। जैसे कि यदि कोई F1 क्रिया बल या F2 प्रतिक्रिया बल है तो इसमें जो कंडीशन बनती है दोनों इक्वल होते हैं दोस्तों। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, तो हम इनको देखते हैं। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। जैसे हम गोली चलाते हैं या ट्रिगर दबाते हैं तो गोली आगे की ओर फोर्स से निकलती है, तो वह बैक में कोई रिफ्लेक्शन फोर्स जनरेट करती है। यह क्यों होता है? यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण होता है दोस्तों। बंदूक का ट्रिगर दबाने पर बारूद की गैस बन जाती है। बारूद की क्या होती है? गैस बन जाती है, जो फैलने के कारण फैलती है और गोली को बहुत तेज़ी से आगे की ओर फेंक देती है। जो गोली होती है पिस्टल में, उसको आगे की ओर फेंक देती है दोस्तों। जैसे आपका पिस्टल हुई दोस्तों, ये कोई पिस्टल है आपकी, ये कोई पिस्टल है, यहाँ पे आपकी गोली बनी हुई है, यहाँ पे उसका बारूद भरा हुआ है। तो जब हम यहाँ पे ट्रिगर दबाएंगे तो जो गोली होगी वह तेज़ी से आगे की ओर निकलेगी और वह जो गैस बनेगी वह गोली को ढकेल देगी, लेकिन वह गोली निकलने से पहले इस पिस्टल को पीछे की ओर उसी फोर्स से रिफ्लेक्ट करती है दोस्तों, पीछे की ओर ढकेलती है, रिएक्ट करती है। तो दोस्तों इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के रूप में देखते हैं। नाव से किनारे पर कूदना। जब कोई व्यक्ति, जैसे कोई नाव है, ये कोई नाव है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे कोई इंसान है, अगर वो पैर रख करके नाव से कूदता है तो क्या होता है कि नाव क्या करती है, नाव जब वो व्यक्ति आगे की ओर कूदता है तो उसके पैर के द्वारा जो नाव में प्रेशर लगाया जाएगा तो नाव पीछे की ओर धक्का देगी और उसी फोर्स से वह व्यक्ति को आगे फेंक देगी दोस्तों। यह भी एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है दोस्तों। जब नदी के किनारे नाव पे से कोई व्यक्ति नदी के किनारे कूदता है या पानी में कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है और उसी फोर्स से वह उस व्यक्ति को आगे की ओर खुद फेंक देती है या फिर ढकेल देती है। ऊंची कूद लेने से पहले खिलाड़ी जो है, जो ऊंची कूद का जंपर होते हैं, जो अच्छे एथलीट होते हैं, जो ऊंची कूद या लंबी कूद कूदते हैं, तो वो क्या कहते हैं, पहले जहाँ पे दौड़ते दौड़ते आते हैं और एक जगह वो तेज़ी से फोर्स बना करके क्या करते हैं, अब अपने पैरों को जंपिंग के लिए मजबूत करते हैं और पृथ्वी पर वह जब जो वहाँ पे लैंड होती है वहाँ पे वो अपने पैरों के माध्यम से क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं और फिर अचानक अपने शरीर को हल्का अपने उस पर जो फोर्स लगाते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी भी उसी फोर्स से उनको ऊपर की ओर धक्का देती है और वह एक ऊंचाई पर पहुंच करके अपनी लॉन्ग जंप को या फिर हाई जंप को पूरा करते हैं दोस्तों। लॉन्ग जंप के लिए वो सीधी लंबाई पे फोर्स उस हिसाब से टेक्निक से फोर्स लगाते हैं और ऊंचाई के लिए वह जंपिंग के आधार पर वो फोर्स लगाते हैं दोस्तों। अब हम आगे चलते दोस्तों बिना देर किए हुए। सूर्य व पृथ्वी के बीच सूर्य पृथ्वी को खींचता है। सब जानते हैं, कोई भी, मैंने अभी बताया, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब कोई भी छोटा सा पार्टिकल हो या बड़ा पार्टिकल हो दोस्तों, छोटा पार्टिकल हो या बड़ा पार्टिकल हो, क्यों ना ही पृथ्वी हो, क्यों ना ही पृथ्वी में एक माइन्यूट कण हो, वह भी अगर वह अंतरिक्ष में मौजूद हो या फिर पृथ्वी में मौजूद हो, वह अपने से चाहे जितनी भी बल, वह भी सूर्य पर कोई ना कोई बल लगाता है और सूर्य उस पर बल लगाता है। वो पृथ्वी में क्यों ना वो वस्तु पर ही हो, वह चंद्रमा पे एक बल लगाया है और चंद्रमा उस पर बल लगाया है। पृथ्वी इसी प्रकार चंद्रमा पर एक बल लगाती है, पर चंद्रमा पृथ्वी पर बल लगाता है। सूर्य पृथ्वी पर बल लगाता है और पृथ्वी सूर्य पर लगाती है दोस्तों। प्रत्येक वस्तु माइन्यूट हो या बिग, बहुत ही बड़ी हो दोस्तों, वह एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाती हैं। वह फोर्स का जो रेंज हो वह क्यों नहीं बहुत ही छोटा हो, बहुत ही बड़ा हो। अब हम बात करते हैं सूर्य और पृथ्वी की। सूर्य पृथ्वी को खींचता है, पृथ्वी भी सूर्य को अपनी ओर उसी बल से खींचती है दोस्तों। पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींचता है, चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है।
उसी प्रकार खींचता है। तो चंद्रमा के इस खिंचाव के कारण आपके पृथ्वी में क्या ज्वार और भाटा जो उत्पन्न होते हैं वो किसके कारण होते हैं? चंद्रमा के जो आकर्षण बल है उसके कारण दोस्तों। आगे चलते हैं हम बिना देर किए हुए। घोड़े द्वारा गाय को खींचना। जितने बल से घोड़ा गाय को खींचता है उतने ही बल से गाय घोड़े को खींचती है। मान लीजिए ये घोड़ा हुआ दोस्तों, ये घोड़ा है कोई, ठीक है, शायद मेरी फिगर आउट अच्छा ना हो दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। ये घोड़ा हुआ, ठीक है, ये घोड़ा हुआ। घोड़े के 4 पैर हो गए, ये 2 पहिए हो गए, 2 पहिए हो गए, ठीक है। घोड़ा जब आगे बढ़ेगा दोस्तों तो वह क्या करेगा? इन पैरों के कारण वह किसी गाड़ी को खींच रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई गाड़ी है, उसको खींच रहा है, तो वह जितना तेज़ी से फोर्स लगाएगा तो एक कंडीशन होगी, उसके पैरों पे एक फोर्स लगेगा, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और गाड़ी पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो इन फ्रिक्शन फोर्स जब अब आगे की को खींचेगा, जब तक फ्रिक्शन फोर्स का मान घोड़े के द्वारा खींचे गए बल से अधिक होगा, घोड़े के द्वारा खींचे गए बल जो फ्रिक्शन फोर्स घोड़े के द्वारा लगाए गए बल से अधिक होगा, तब तक वस्तु अपनी जगह से हिलेगी नहीं। जैसे ही वह उसके बराबर हो जाएगा तो वस्तु क्या होगी? यह जो वस्तु होगी या फिर ये जो गाड़ी होगी उसे घोड़ा खींच करके आगे चल देगा। और जैसे जैसे घोड़े त्वरण को अपनी गति को बढ़ाता जाएगा, अपनी गति में परिवर्तन करता जाएगा दोस्तों, वैसे वैसे उस समय के साथ उसका त्वरण भी बदलता जाएगा। और त्वरण बदलता जाएगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स का मान है वह कम होता जाएगा। मतलब कि वो जैसे जैसे गाड़ी मूव करती जाएगी फ्रिक्शन फोर्स का मान कम होता जाएगा, और गाड़ी तेजी से एक समान गति से बढ़ती जाएगी और एक समान वेग से, एक समान त्वरण से आगे बढ़ती जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 फोर्स कर रहे हैं, 2 फोर्स काम कर रहे हैं, एक घोड़े के द्वारा लगाया गया बल और एक घर्षण बल, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये किसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों? क्रिया प्रतिक्रिया नियम, अर्थात न्यूटन के तृतीय नियम का ये भी एग्जाम्पल है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए हम लोग। रॉकेट, कभी रॉकेट होते हुए देखा है दोस्तों? रॉकेट, जब आप रॉकेट होता है, रॉकेट मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ रॉकेट, ठीक है, ये रॉकेट हो गया। रॉकेट जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके पीछे कुछ ईंधन का या धुआं के रूप में कुछ निकलता जाता है दोस्तों। वह उसके अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जो पदार्थ होता है वह जलता है, जिसके कारण एक प्रेशर उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह प्रेशर के कारण वह रॉकेट जो है आगे की ओर बढ़ता है। जैसे वह प्रेशर जो होता है, देखिए यहाँ पे क्या कहा है, रॉकेट जैसे आगे की ओर बढ़ता है वो उतनी प्रक्रिया से पीछे की ओर फोर्स लगाता है। फोर्स मतलब ये जो गैसें पीछे निकलती हैं, जितनी तेज़ी से वो पीछे निकलती है उतनी तेज़ी से उसको आगे की ओर ढकेलती हैं। हम इसको अब लैंग्वेज में देख लेते हैं। रॉकेट में किसी ज्वलनशील पदार्थ को जलाकर गैसें उत्पन्न की जाती हैं जो नीचे की ओर अत्यंत तीव्र वेग से एक जेट के रूप में निकलती हैं। ये गैसें रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती हैं। जैसे वो पीछे की ओर तेज़ी से निकलती हैं तो रॉकेट को ऊपर की ओर ढकेलती हैं, जिसके कारण रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। और गैस के जेट का वेग जितना अधिक होगा, मतलब कि गैसें जो ज्वलनशील पदार्थ जितना तेज़ी से उसमें एनर्जी बनेगी, जितना तेज़ी से वो पीछे की ओर प्रेशराइज करेगा उतना ही तेज़ी से रॉकेट आगे की ओर, ऊपर की ओर आगे बढ़ेगा। जेट हवाई जहाज़ भी इसी नियम का एक एग्जाम्पल है। हम इसको देखते हैं। इसमें भी विस्फोटक के द्वारा गैस का जेट के रूप में पीछे की ओर छोड़ा जाता है। जेट हवाई जहाज़ में उसमें पीछे की ओर छोड़ा जाता है। गैस हवाई जहाज़ पर प्रतिक्रिया बल लगाकर उसे आगे बढ़ाती है, जिसके हवाई जहाज़ तीव्र गति से आगे की ओर चला जाता है दोस्तों। जो रॉकेट के आधार पर कार्य करता है वो जेट हवाई जहाज़ उसी प्रकार से कार्य करता है दोस्तों। इसी के साथ आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। नए लेक्चर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों।